नमस्कार दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में नवंबर 2022 में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि सभी वीडियो की तरह जो न्यूज़ है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है बेसिकली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी अपडेट क्या रहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पार्ट टू है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर मंथ्स में कितने टेंडर्स निकले, क्या रिवर्स ऑक्शन हुआ, किसकी डेट एक्सटेंड हुई, क्या प्रोजेक्ट कमीशनड हुए, क्या जनरेशन रही, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब आइए हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में। और ये जो बेसिकली जो मैं न्यूज़ लेता हूँ ये बेसिकली बहुत सारे न्यूज़ पेपर और न्यूज़ मैगजीन और जो न्यूज़ वेबसाइट हैं उनसे रेफरेंस लेता हूँ। और मेनली जो है मरकम इंडिया, ईटी एनर्जी वर्ल्ड, सौर एनर्जी और भी बहुत सारे न्यूज जो रेफरेंसेस हैं उससे रेफरेंस में लेता हूँ मैं। तो अब अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मंथ्स में क्या अपडेट रहा, तो जो फर्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल हैज इशूड अ टेंडर टू हायर कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर सेटिंग अप 6.9 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन कोची, केरला। ये बेसिकली न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देख रहे हैं कि फ्लोटिंग सोलर की बात हो रही है और बहुत सारे छोटे छोटे फ्लोटिंग सोलर के प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं। और इसके लिए आप देखेंगे टेंडर्स भी निकल रहे हैं और कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए भी निकल रहे हैं। तो जहाँ भी किसी का भी अगर कोई पोटेंशियल है फ्लोटिंग सोलर में तो लोग इसको एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन PSERC हैज इशूड द ड्राफ्ट रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन एंड इट्स कंप्लायंस रेगुलेशन 2022 outlining RPO trajectory for the state up to the financial year 2029-2030 as per the MOP notification। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला था RPO ट्रैजेक्टरी के ऊपर और एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी ट्रैजेक्टरी निकाला था। तो सेम उसी को फॉलो करते हुए जो पंजाब स्टेट रेगुलेटरी कमीशन ने ड्राफ्ट RPO परचेज ऑब्लिगेशन निकाला है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन has revised the additional surcharge to 1.14 per unit from 1.07 per unit open access consumer for 1st October to 31st March 2023। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको अपडेट कर दूँ कि एडिशनल सरचार्ज बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेट डिस्कॉम्स होते हैं, स्टेट डिस्कॉम जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करने में कोई अगर उस स्टेट्स के जो ओपन एक्सेस कंज्यूमर है अगर वो डिस्कॉम से न लेकर किसी थर्ड पार्टी से अगर इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो डिस्कॉम का जो लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट है उसके लिए फिक्स कॉस्ट देनी पड़ती है। तो फिक्स कॉस्ट फिर कैसे रिकवर कर जाए अगर वहाँ से कोई बाहर निकल पाता है तो इसलिए क्या होता है कि एडिशनल सरचार्ज का प्रोविजन रखा जाता है कि अगर वो ओपन एक्सेस कंज्यूमर है और ओपन एक्सेस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहता है, इट मीन्स को डिस्कॉम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहा है, तो उसके लिए एडिशनल सरचार्ज लगता है। इसके लिए क्या करता है डिस्कॉम जो है पेटिशन फाइल करता है रेगुलेटर के पास में और रेगुलेटर सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर ये जो एडिशनल सरचार्ज है वो डिसाइड करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एडिशनल सरचार्ज है जो इससे पहले 6 महीने में जो सरचार्ज था 1.07 पर यूनिट था उसको बढ़ा करके 1.14 पर यूनिट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन accorded in principle approval to Telangana DISCOMs to procure 2,545 मेगावाट ऑफ सोलर पावर फ्रॉम NTPC, NHPC एंड सेकी। तो जो 3 CPSUs हैं उनसे ये जो है जो रेगुलेटर जो है इन प्रिंसिपली एग्री कर गया है कि स्टेट डिस्कॉम ले सकता है। और उसमें 3 क्या क्या कंपोनेंट है, जैसे NTPC है, NTPC 1045 मेगावाट का सोलर देगा डिस्कॉम्स को एट द रेट ऑफ 2.45 पर यूनिट पे। NHPC भी सेम 500 मेगावाट सोलर देगा एट द रेट ऑफ 2.45 पर यूनिट पर। और सेकी जो है 1000 मेगावाट देगा और सेकी जो 1000 मेगावाट देगा उसमें 2 कंपोनेंट है, वैसे बेसिकली 700 मेगावाट है वो 2.37 पर यूनिट पर देगा और जो 300 मेगावाट है 2.38 पर यूनिट पर देगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि जो NTPC और NHPC जो सप्लाई करेंगे बेसिकली ये CPSU स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक स्कीम है CPSU स्कीम फेज़ 2। उसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एंटिटी है उनको एक वाइबिलिटी का फंडिंग मिलती है और उनको एक फ़िक्स टैरिफ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। तो जो फिक्स टैरिफ है इसमें जो अभी एट प्रेजेंट जो है पहले तो ज़्यादा तो 3.5 पर यूनिट था, उसको रिवाइज करके अब अभी आज के डेट में 2.45 पर यूनिट है। तो NTPC और NHPC जो है इसी CPSU स्कीम में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इसीलिए जो टैरिफ है इसमें 2.45 पर यूनिट है। और जो सेकी का है बेसिकली सेकी जो बिडिंग के थ्रू जो ISTS बिडिंग्स करता है उसमें जो डेवलपर जो कोट करते हैं टैरिफ जो रिवर्स ऑक्शन के थ्रू जो लोएस्ट बिट्स निकल के आता है उनको अलॉट किया जाता है। तो सेकी जो है बेसिकली इसमें इंटरमीडियरी एजेंसी है सेकी और बैकग्राउंड में डेवलपर्स कोई और होगा। तो सेकी जो है जो उनके बिट्स में होंगे उसमें 700 मेगावाट और 300 मेगावाट जो 1000 मेगावाट सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन
हैज अलाउड अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई टू प्रोक्योर 1000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर बंडल्ड विद थर्मल 500 मेगावाट प्लस एन एडिशनल 500 मेगावाट अंडर द ग्रीन शू ऑप्शन। और इसमें बोला गया कि जो ग्रीन शू ऑप्शन है वो तभी एक्सरसाइज होगी जो धानु जो प्लांट है, अदानी धानु प्लांट थर्मल प्लांट है, अगर वो जो है अक्टूबर 2024 तक जो अभी पीपीए जो एक्सटेंड किए तब तक अगर नहीं आ पाता है, ये सब सारा कंक्लूड नहीं हो पाता है, तो उस केस में 500 मेगावाट और फर्दर इसमें ग्रीन शू ऑप्शन में एक्सरसाइज किया सकता है। नेक्स्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडेड 403 मिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन अक्टूबर 2022। और अगर हम लोग पिछले मंथ से इसका कंपेयर करें, अगर सितंबर से कंपेयर करें तो ये फिगर 454 मिलियन यूनिट्स था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सितंबर से जो अक्टूबर में जो ट्रेडिंग हुई है कम हो गई है। और टोटल अगर हम पावर की ट्रेडिंग करें तो टोटल जो पावर की ट्रेडिंग हुई है 7972 मिलियन यूनिट्स की हुई है। नेक्स्ट है सोलर स्क्वायर। ये बेसिकली मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, रूफटॉप सोलर की फील्ड में, तो इसने जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप था, उससे 100 करोड़ की फंडिंग जो है रेज की है। नेक्स्ट है अमर राजा बैटरी डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, जिसका नाम दिया गया अमर राजा एडवांस सेल कंपनी। ये क्या करेगी, लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर करेगी और इसमें जो कंपनी है 500 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है। तो आप इसका मतलब पर्पज़ ये है कि लिथियम आयन का सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ गया है और आप देख सकते हैं मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसके साथ साथ जो बहुत सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेगावाट स्केल्स के, तो वहाँ भी लिथियम आयन बैटरी का यूज हो रहा है। तो लिथियम आयन बैटरीज का काफ़ी बिजनेस बढ़ गया है। तो जितनी बड़ी कंपनियाँ सब लिथियम आयन में आ रही हैं और बाहर की जो कंपनियाँ वो भी इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट करने जा रही है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द सक्सेसफुल बिडर टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग जोन्स फॉर सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग पावर ट्रांसमिशन रिलेटेड इक्विपमेंट। ये बेसिकली क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर MNRE ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, और वो बताया था कि आप स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाइए इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट सो दैट एक मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है सेटअप किया जा सके। उस मैन्युफैक्चरिंग जोन में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट जो है वहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स किया जा सके। तो 8 स्टेट्स ने इसमें इंटरेस्ट शो किया था, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, लेकिन बेसिकली मध्य प्रदेश को ये अवार्ड हुआ है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हैज अमेंडेड द गाइडलाइंस फॉर टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग टू प्रोक्योर पावर फ्रॉम द ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स। जो MNRE के जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग गाइडलाइंस है उसमें अमेंड किया गया है। और जो मेन जो उसमें जो अमेंड किया गया है उसमें ये है कि अगर ट्रांसमिशन की वजह से डिले होता है प्रोजेक्ट, उस केस में जो प्रोजेक्ट है उसको टाइम एक्सटेंशन मिल जाएगा, वो एलिजिबल होगा टाइम एक्सटेंशन के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज रिड्यूस्ड एन एडिशनल सरचार्ज ऑफ 0.78 पर यूनिट फ्रॉम द 1.08 पर यूनिट फॉर ओपन एक्सेस कंज्यूमर। अभी जस्ट हम लोग उत्तराखंड का देख रहे थे, उसमें ये हुआ था कि ओपन एक्सेस कंज्यूमर के लिए जो एडिशनल सरचार्ज है उसमें बढ़ गया था। यहाँ इस केस में हरियाणा जो रेगुलेटर ने उसने रिड्यूस कर दिया है। पहले 1.08 पर यूनिट है, उसको रिड्यूस करके 0.78 पर यूनिट कर दिया है। नेक्स्ट है प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR विल इन्वेस्ट $400 मिलियन इन सेरेनेटिका रिन्यूअल्स। जो सेरेनेटिका रिन्यूअल्स है बेसिकली ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स इंडिया में सेटअप कर रही है। सेरेनेटिका रिन्यूअल्स हैज रिसेंटली इंटर्ड इनटू लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट एंड इज डेवलपिंग 1.5 गीगावाट ऑफ सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस स्टेट्स इंक्लूडिंग कर्नाटका, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। और मेनली जो है इसमें जो ओपन एक्सेस कंज्यूमर है इनके लिए ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। नेक्स्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज इशूड द लेवलाइज्ड जेनेरिक टैरिफ फॉर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। और ये जो कंट्रोल पीरियड है जो जेनेरिक टैरिफ जो इशू किया है CERC ने, ये एप्लीकेबल होगा अप टू द 31 मार्च 2023 तक। और इसमें जो बेसिकली अगर आप देखेंगे CERC जो जेनेरिक टैरिफ निकालता है उसमें सोलर और विंड के टैरिफ नहीं निकालता है। इसके अलावा जो और RE के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स हैं विद रैंकिन साइकिल टेक्नोलॉजी, नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड कोजेनरेशन प्रोजेक्ट हैं, बायोमास गैसीफायर बेस्ड प्रोजेक्ट हैं और बायो गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इनके लिए ये जेनेरिक टैरिफ निकालता है। सोलर और विंड के लिए जनरली नहीं निकालता है, क्योंकि सोलर 2016 तक ये सोलर की जेनेरिक टैरिफ निकालता था, लेकिन ड्रास्टिकली इतना रिड्यूस हो रहा था उसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए उसको डिसकंटिन्यू कर दिया CERC ने। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हैज नोटिफाइड द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम
which will be valid from financial year 2021-2022 to financial year 25-26। और इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट है, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम और बायोगैस। तो जो टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो CFA सपोर्ट है उसमें बायोमास के लिए 158 करोड़ है, वेस्ट टू एनर्जी के लिए 600 करोड़ सबसे ज़्यादा है, और बायोगैस के लिए 100 करोड़ है। तो बायोमास में बेसिकली क्या है, प्रोग्राम टू सपोर्ट द यूज ऑफ पेलेट एंड ब्रिकेट्स इन पावर जनरेशन एंड नॉन बगास बेस्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स। जो वेस्ट टू एनर्जी में जो इसमें कवर होंगे वो बेसिकली होंगे कि प्रोग्राम एंड एनर्जी फ्रॉम अर्बन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड रेसिड्यू टू सपोर्ट लार्ज बायोगैस, बायो CNG एंड पावर प्लांट्स। इसमें पावर प्लांट्स बेसिकली कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको एक्सक्लूडिंग उसमें बाहर रखा गया, उसके लिए एक अलग से ही प्रोग्राम है। और बायोगैस के लिए बोला गया कि सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज बायोगैस प्रोजेक्ट्स इन द रूरल एरियाज। Next, State Bank of India has signed an agreement with KfW to receive a low-interest loan of 150 million pound to finance solar projects in India. Next है Green Energy Open Access Portal is launched, allowing consumers to access green power easily through the transparent, simplified, uniform and streamlined procedures. बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी जस्ट एक रूल्स नोटिफाई किया गया, ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स। उसके अंतर्गत जो 100 किलोवाट तक, अभी क्या होता है ग्रीन ओपन एक्सेस कंज्यूमर ये होता है कि जो 1 मेगावाट एंड अबव जिसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होता है वही ओपन एक्सेस के थ्रू पावर ले सकता है। लेकिन अब इसमें ये बोला गया है कि आप अगर 100 किलोवाट एंड अबव है तो उस केस में आप रिन्यूएबल एनर्जी ओपन एक्सेस के थ्रू ले सकते हैं। इसी के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसमें क्या है कि एनी कंज्यूमर विद द कनेक्टेड लोड ऑफ 100 किलोवाट और अबव कैन गेट RE पावर थ्रू ओपन एक्सेस फ्रॉम एनी RE जनरेटिंग प्लांट प्रोजेक्ट सेटअप बाय देमसेल्व्स और बाय द डेवलपर। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और 100 किलोवाट अबव तो बहुत सारे कंज्यूमर है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी इसमें बहुत अच्छा बिजनेस मिलने वाला, जो डेवलपर छोटे डेवलपर हैं बड़े डेवलपर हैं सबके लिए। नेक्स्ट है सेमकॉर्प ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड सेल एक्वायर 100% ऑफ वेक्टर ग्रीन इन 12780 करोड़। और जो वेक्टर ग्रीन का जो पोर्टफोलियो अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें 495 मेगावाट का सोलर है, 24 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट्स जो ऑपरेशन कंडीशन में, और 64 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट्स है अंडर डेवलपमेंट, अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है ये। नेक्स्ट है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR हैज टर्मिनेटेड द एंटी डंपिंग प्रोब ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ द सोलर सेल फ्रॉम द चाइना, वियतनाम एंड थाईलैंड। बेसिकली क्या है कि इसमें जो इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उन्होंने पेटिशन फाइल की थी DGTR के पास, इसमें एंटी डंपिंग प्रोब इनका जो है किया जाए और 3 कंट्रीज से, और ये बेसिकली चल रहा था इसका। लेकिन इन द मीन वाइल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है इम्पोज कर दी है, जो कि इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। जो सोलर सेल्स है उसके ऊपर 40% है, और जो सोलर मॉड्यूल उसके ऊपर 25% है, और जो सोलर सेल है उसके ऊपर 40% है, और ये इफेक्टिव है। तो इस चूँकि अब BCD इम्प्लीमेंट हो गया है और ये इसलिए जो ISMA ने पेटिशन वापस ले ली कि कहते हुए कि BCD ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और ठीक हमारा प्रोटेक्टेड है, जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स जो इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं ये प्रोटेक्टेड है, इसलिए इसको फिर बंद किया जाए। तो इसको ये जो केस था टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट है सेरेनेटिका रिन्यूएबल्स विल सोर्स 1500 मेगावाट आवर ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी थ्रू गिनको ग्रुप्स पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। बेसिकली अब गिनको ग्रुप का अगर देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में जो पंप स्टोरेज कैपेसिटी लगा रहा है ये, और बहुत सारी कंपनियां जो हैं प्राइवेट कंपनियां जो है ग्रीनको ग्रुप के साथ टाई अप कर रही हैं। राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी पावर के लिए सोलर विंड प्लस स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसीलिए ये जो है बेसिकली ग्रीनको ग्रुप से लोग टाई अप कर रहे हैं। तो सेरेनेटिका रिन्यूएबल्स भी जो है ये भी ग्रीनको ग्रुप से इसने टाई अप किया गया है। द अरेंजमेंट विल एनेबल सेरेनेटिका टू डिलीवर राउंड द क्लॉक फर्म एंड डिस्पैचेबल एनर्जी टू इट्स वेरियस इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू DNB रिपोर्ट रिन्यूएबल विल कट द कन्वेंशनल एनर्जी शेयर इन द ओवरऑल एनर्जी मिक्स टू जस्ट बिलो द 50% मार्क इन 2050। और जो फोरकास्ट किया गया DNB रिपोर्ट में, इसमें ये बोला कि सोलर और विंड जो है टोटल जो पावर जनरेशन होगी उसका 69% जो है ये शेयर ये करेंगे। और आज की डेट में अगर सोलर और विंड की बात करें तो मुझे लगता है कि इंडिया के, अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में सोलर और विंड मिला के अराउंड 10% के आसपास है टोटल जनरेशन में। नेक्स्ट है इंडियाज नेशनल ग्रिड ऑपरेटर, जिसको हम बोलते थे पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन, पोसोको जिसको नाम देते हैं, उसका हम नाम चेंज करके अब ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया, जिसको शॉर्ट में ग्रिड इंडिया के नाम से जाना जाएगा। और आज के डेट में जो अगर हम पोसोको की बात करें जो कि ग्रिड इंडिया हो गया है, इसमें एक नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जिसको NLDC बोलते हैं, और 5 जो है RLDC है, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है।
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हैज इशूड अ ड्राफ्ट टेंडर टू सेलेक्ट विंड पावर डेवलपर्स फॉर लीजिंग सी बेड एरियाज टू डेवलप 4 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और इसमें जो डेवलपर के स्कोप में रखा गया उसमें ग्रिड कनेक्टिविटी भी है, लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस भी उसके स्कोप में है, और एक्सेस टू ग्रिड अंडर द जनरल नेटवर्क एक्सेस जनरल फ्रेमवर्क विल अंडर द स्कोप ऑफ टेंडर। तो अगर हम इसको देखें अभी आज की डेट में, अगर जो इसमें जो बात की गई है ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स की, तो मुझे जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है इसमें, अगर टैरिफ अगर देखा जाए तो टैरिफ मुझे लगता है नहीं कि 8 या 9 रुपये से टैरिफ इसमें कम आ पाएगा, क्योंकि इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो टैरिफ निकल के आएगा वो ज़्यादा होगा। और मुझे लगता है नहीं कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डेवलपर के ऊपर दी गई है वो डेवलपर ही सारा अरेंज करेगा। तो इतनी महंगी पावर, जो कॉस्टली पावर है, कौन परचेज करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेट्स देखते हैं कि फिर आने वाला क्या रिस्पॉन्स रहता है। बट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन इस बारे में यही है कि इसमें जो टैरिफ जो निकल के आएगा बहुत कॉस्टली होगा, और रिस्पॉन्स मुझे लगता है कि काफ़ी कम ही रहेगा। नेक्स्ट है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर, जिसको हम लोग रमसल के नाम से भी जानते हैं, रम्स लिमिटेड। ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर कंपनी है सेकी और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड है, इसकी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, जो कि मध्य प्रदेश में सोलर पार्क डेवलप कर रही है। तो जो रम्स है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर हैज़ इन्वाइटेड बिड्स फ्रॉम कंसल्टेंट टू प्रिपेयर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू डेवलप ए मोरेना विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स विद एनर्जी स्टोरेज इन मध्य प्रदेश। उसने कंसल्टेंसी के लिए एक टेंडर निकाला है जो कि ये प्रिपेयर करेगी सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स विद एनर्जी स्टोरेज। नेक्स्ट है जिंको सोलर अचीव्ड रिकॉर्ड मैक्सिमम सोलर कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ 26.1% इन इट्स 182 mm एन टाइप मॉड्यूल, जिसको कि टॉपकॉन टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कंटेंट सेल टेक्नोलॉजी। अगर देखा जाए तो कॉमर्शियली अगर ये अचीव हो जाता तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट है कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन KERC हैज रूल्ड दैट ऑल एग्जिस्टिंग विंड प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट कैन अंडरगो रीपावरिंग, which means the project can replace old and outdated turbines with modern and more efficient ones। तो बेसिकली रीपावरिंग आप कर सकते हैं जो पुरानी। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। एक्चुअली क्या, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो केवल 6 और 7 स्टेट्स ही हैं जिसको विंडी स्टेट्स बोलते हैं, जहाँ पर कि विंड डोमिनेंट है। और अगर हम लोग अपनी विंड टर्बाइन और विंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया में काफ़ी मेच्योर मार्केट रहा है विंड का, और आज के जो 40 गीगावाट है तो ये पहले से ही काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी और पहले से ही काफ़ी विंड लग रही है, इंडिया में लग रहा है ये। तो इंडिया में जो पहले जो विंड्स लगे हैं तो ये बेसिकली जो बहुत अच्छी साइड्स पे विंड लगे हैं, और उनकी टर्बाइन की जो पहले की टर्बाइन लगी उनकी कैपेसिटी कम रही है और एफिशिएंसी भी कम रही है। अब आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी वाइज तो काफ़ी बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस भी आ गई है और उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी है। अब चूँकि अच्छे लोकेशंस पर ऑलरेडी जो है लो कैपेसिटी के टर्बाइंस लगे हैं, तो उसको फिर कैसे किया सकता है। सोलर की तरह तो है नहीं कि हम कहीं भी लगा सकते हैं। विंड एक बहुत स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक लोकेशन पर ही लगाया जा सकता है जहाँ पर विंड डोमिनेंट है। इसीलिए जो रीपावरिंग की पॉलिसी अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने उसने भी रीपावरिंग की पॉलिसी निकाली है, और जो KERC ने अपने स्टेट्स में अगर हम लोग बात करें तो अलाउ कर दिया है, तो काफ़ी यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI हैज इन्वाइटेड बिड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस हायर एफिशिएंसी मॉड्यूल्स इन द कंट्री अंडर ट्रांच 2 ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम। बेसिकली PLI स्कीम ट्रांच 2 के नाम से है। PLI स्कीम ट्रांच 1 है, ऑलरेडी 4500 करोड़ का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंसेंटिव था ये ऑलरेडी हो गया है, और इसको जो है इरेडा इम्प्लीमेंट कर रहा था, और इसमें जो है मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी सेलेक्टेड भी हो गए, और इसमें काफ़ी ह्यूज उस समय डिमांड थी, और इंडस्ट्री की डिमांड थी कि इसको दोबारा एक्सटेंड किया जाए। अगर इंडिया को सोलर में अगर आगे जाना है और इतना ह्यूज टारगेट को कंप्लीट करना है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। तो इसी को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांच 2 लेकर के आया है, और इसमें जो क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा है, 19,500 करोड़ का है। और इसमें 3 कैटेगरी है। अगर पॉलीसिलिकॉन से लेकर के मॉड्यूल तक बनाते हैं तो इसमें जो प्रोविजन रखा गया 12,000 करोड़ का रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपोर्ट है, और इनकॉट से अगर मॉड्यूल तक बनाते हैं तो उस केस में 4,500 करोड़ का सपोर्ट है, और सोलर सेल प्लस मॉड्यूल बनाते हैं तो 3,000 करोड़ का सपोर्ट है। 3 कैटेगरी में है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27। तो अभी आज के डेट में जो इजिप्ट है वहाँ पर यूनाइटेड जो है COP27 कंक्लूड हुआ था, और उसमें यही बताया गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 4 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन पर डॉलर चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी में, अगर हमें नेट जीरो एमिशन 2050 तक अचीव करना है तो। और ये काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है।
नेक्स्ट, इंडिया प्लान्स टू इन्वेस्ट 2.8 ट्रिलियन रुपीज बाई 2030 इन सेटिंग ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क टू एक्वेट रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जो स्टेटमेंट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो CMD है उन्होंने ये दिया है कि इंडिया जो ऑलरेडी इसमें जो चूँकि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं, और अगर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात करें सोलर और विंड की, तो इनका जो कंप्लीसन टाइम है, जो गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ये काफ़ी कम होता है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के कंपेरेटिवली। तो इसलिए पहले से ही हमें आइडेंटिफाई करके ट्रांसमिशन नेटवर्क को बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये 2.8 ट्रिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए बाई 2030 तक। नेक्स्ट है, पंजाब विल इंस्टॉल 300 मेगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी। और बेसिकली ये स्पेसिफिक क्यों है 300 मेगावाट, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बोला कि 200 मेगावाट जो है कैनाल टॉप के प्रोजेक्ट्स लगेंगे, और 100 किलोवाट जो है फ्लोटिंग सोलर के प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जो वहाँ के उनके रिजर्वायर और लेक्स हैं। और अगर हम लोग कैनाल टॉप की अगर हम बात करें तो जो पंजाब है काफ़ी डोमिनेंट है, और पंजाब और गुजरात यहाँ पर कैनाल टॉप के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की एक स्कीम थी कैनाल टॉप एंड कैनाल बैंक सोलर प्रोजेक्ट्स, जिसमें 100 मेगावाट का टारगेट था। 50 मेगावाट कैनाल टॉप था, 50 मेगावाट कैनाल बैंक पे था। नेक्स्ट है, असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी APDCL हैज इन्वाइटेड बिड्स फ्रॉम द कंसल्टेंट टू प्रिपेयर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर 1 गीगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो डेवलप किया जाएगा असम की एक स्कीम है, वहाँ पर नाम दिया गया मुख्यमंत्री सौर शक्ति प्रकल्पों प्रोग्राम। और ये जो है बेसिकली जो इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, ये फंडेड किया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। नेक्स्ट है, अभी उत्तर प्रदेश ने एक ड्राफ्ट ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2022 इशू किया गया है फॉर कमेंट्स। और अगर हम अगर पॉलिसी की बात करें तो इसमें जो स्टेट्स ये जो टारगेट रख रहा है, एम टू अचीव 20% ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग इन टोटल हाइड्रोजन कंजम्पशन बाई 2028 फॉर एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर एंड रिफाइनरी यूनिट्स एंड रैंप अप इट फर्दर टू 100% ग्रीन हाइड्रोजन बाई 2035। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये बेसिकली जॉइंट इनिशिएटिव है दानिश एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। जो बेसिकली ये जो सेंटर है, इसने हैज 8 जो 15 जोन आइडेंटिफाई किए हैं फॉर ऑफशोर विंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, प्राइवेट इक्विटी फर्म एक्टिस बैक्स ब्लू पाइन एनर्जी एक्वायर्ड 404 मेगावाट ऑफ सोलर एसेट्स फ्रॉम द आथा ग्रुप। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है आथा ग्रुप, जिसका 404 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स है। इसको जो है प्राइवेट इक्विटी फर्म ने एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड द सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। जो सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 है यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। और अगर हम सोलर पॉलिसी की बात करें तो अगर हम टारगेट की बात करें तो टोटल जो है 22 गीगावाट का टारगेट रखा गया, जो कि 26-27 तक इसको अचीव करने का टारगेट रखा गया। और इसके अगर हम बाइफर्केशन की बात करें 22 गीगावाट का, तो जो 14 गीगावाट है, 14 गीगावाट जो है यूटिलिटी स्केल जो बड़े प्रोजेक्ट्स है उससे आएंगे, 6 गीगावाट जो है रूफटॉप सोलर से आएंगे, और 2 गीगावाट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू आएंगे। और इसमें जो इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रखा गया है, जो वहाँ की जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी UP नेडा, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस पॉलिसी की। नेक्स्ट है, फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉरस लैब्स हैज एक्वायर्ड 26% इक्विटी शेयर्स इन एथान एनर्जी ए स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी होल्डिंग फॉर 3.9 करोड़। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। अगर हम लोग ओपन एक्सिस के थ्रू अगर हम लोग लेते हैं, मतलब ओपन एक्सिस का मतलब ये कि डिस्कॉम से अगर हम लोग पावर ले रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से हम लोग डायरेक्ट पावर ले रहे हैं, तो इसमें ओपन एक्सिस के थ्रू पावर लिया जा सकता है। इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर ओपन एक्सिस के थ्रू पावर ले रहे हैं और कैप्टिव प्लांट है, तो कैप्टिव प्लांट में लेने से क्या होता है कि जो क्रॉस सब्सिडी सर्चार्ज होता है वो वेव्ड ऑफ हो जाता है। क्रॉस सब्सिडी सर्चार्ज अगर हम देखेंगे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, और ये काफ़ी डोमिनेंट होता है। करीब करीब ये 1.5 से 2 रुपया तक भी हो जाता है क्रॉस सब्सिडी सर्चार्ज। तो क्रॉस सब्सिडी सर्चार्ज से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, इसको कैप्टिव प्लांट में लगाते हैं। और कैप्टिव प्लांट की कंडीशन क्या होती है कि जो कंपनी लगा रही है उस सोलर प्रोजेक्ट्स को या विंड प्रोजेक्ट्स को, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो लगा रही है कैप्टिव प्लांट में, उसमें मिनिमम 26% इक्विटी होना चाहिए उस कंपनी का। और वहाँ से जो पावर जनरेट होगा उसका मिनिमम 51% पावर लेना चाहिए। इसलिए कैप्टिव प्लांट पर लगाने के लिए एटलीस्ट 26% इक्विटी होना चाहिए। इसीलिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है लॉरस लैब ने 26% इक्विटी लिया है, जिसको कि एथान एनर्जी जो नाम दिया गया उसमें। और ये बेसिकली जो कंपनी है ये जॉइंट वेंचर कंपनी होगी किसकी, तो वाइब्रेंट एनर्जी की, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉरस लैब है उसकी जॉइंट वेंचर कंपनी होगी, जिसमें 26% इक्विटी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए होगी। जो टोटल पावर जनरेट होगा, टोटल पावर जनरेट फार्मास्यूटिकल कंपनी 100% लेगी।
द एक्विजिशन विल अलाउ लॉरस लैब टू प्रोक्योर 100% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द एथान एनर्जी फ्रॉम इट्स 10 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स अंडर द ओपन एक्सेस इन कैप्टिव मोड। तो आप पर्पज समझ गए होंगे कि ये कैप्टिव मोड में लगाने का पर्पज यही होता है कि जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज होता है ये वेव्ड ऑफ हो जाता है। तो होप दोस्तों ये नवंबर 2022 का जो रिन्यू एनर्जी का अपडेट था ये था, और होप आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।